नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से आप टेलीग्राम चैनल पर चले जाइएगा और वहाँ पर भी आपको ये पत्रिका मिल जाएगी। ये पत्रिका 16 सितंबर से 23 सितंबर के बीच सरकार की जो नई अनाउंसमेंट्स, नई अनाउंसमेंट तो नहीं कह सकते, जो सरकार बेसिकली इस पत्रिका में अपनी योजनाओं के बारे में बता रही है, जो इसने पिछले कुछ समय में चलाई, और अपनी उपलब्धियों के बारे में बता रही है। और इसीलिए ये पत्रिका महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर सरकार के वे आंकड़े हैं जो आपको और कहीं नहीं मिलेंगे, या मिलेंगे भी तो काफ़ी रिसर्च करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आपको बस कॉपी और पेन लेके बैठना है और जो आंकड़े दिए गए हैं उन्हें नोट डाउन करते चलना है। ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पत्रिका है, और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ये पत्रिका आप खुद से जाके पढ़ लीजिएगा। वैसे भी जो वनडे एग्ज़ाम्स हैं जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे, इसके लिए तो ये वीडियो काफ़ी है। लेकिन अगर आप पीसीएस मेंस और आईएएस मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ये पत्रिका आप हर महीने पढ़ लिया करिए। आपको निःशुल्क ये उपलब्ध है। ठीक है? तो आइए शुरू करते हैं। ये आप देख रहे हैं जो है सरकार, पीएम मोदी की कुछ तस्वीरें हैं, और कुछ यहाँ पर कविताएँ लिखी हुई हैं। इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हम सिर्फ अपने काम की चीज़ें देखेंगे। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी के शिकागो में जो भाषण हुआ था, उसके 127 वर्ष पूरे हो रहे हैं 2020 में। तो ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। और एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है कि मिशिगन विश्वविद्यालय में पत्रकारों के एक समूह को जवाब देते हुए स्वामी जी ने कहा था कि यह आपकी सदी है, मीन्स जो 20वीं सदी थी, मतलब कि 1900 से लेकर पूछा जाए कि सबसे पहले ये किसने कहा था कि 21वीं सदी भारत की सदी होगी, तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। ठीक है? और कहाँ कहा था? मिशिगन यूनिवर्सिटी में कहा था। फिर अगले पॉइंट पे आते हैं। यहाँ पर धर्म संसद के 127 वर्ष पूरे हो गए हैं, तो इसमें स्वामी विवेकानंद जी को जगह दी गई है। और गरीब वो है जिसके पास ना तो सपने हैं और ना ही अभिलाषा, ये स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। बेहतरीन कोट है, इसे याद रखिएगा और अपने जीवन में इसे उतारने की कोशिश कीजिए। स्वामी जी का जन्म और मृत्यु देख लेते हैं। 12 जनवरी 1863 को स्वामी जी की जन्म हुई थी और मृत्यु हुआ था 4 जुलाई 1902 को। और 11 सितंबर 1893 को स्वामी जी ने शिकागो भाषण दिया था। तो इस 11 सितंबर को इसकी 127वीं बरसी है। तो ये भी याद रखिएगा कि 11 सितंबर 2020 को शिकागो भाषण के कितने वर्ष पूरे हो गए। एक महत्वपूर्ण तथ्य और है कि स्वामी विवेकानंद जी योगी रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे, और इन्होंने रामकृष्ण मठ की स्थापना की थी। और रामकृष्ण मठ जो है वो वेदांत के प्राचीन हिंदू दर्शन पर काम करता है। वेदांत उपनिषद को बोलते हैं। तो अब देखिए, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की, ये तो बहुत ही पुराना क्वेश्चन हो गया है। अगर आपसे कुछ नया पूछेगा तो ये पूछेगा कि रामकृष्ण परमहंस, या सॉरी, रामकृष्ण मिशन किस हिंदू दर्शन पर काम करता है, तो आपका उत्तर होगा वेदांत या उपनिषद। अब गरीबों के घर तक पहुंचने लगा डाक बैंक। तो यहाँ डाक बैंक के बारे में है। आपको बता दें, चूंकि डाक बैंक की जो योजना है उसको शुरू किए हुए 2 वर्ष पूरे हो गए हैं, तो इसलिए यहाँ पर इसको जगह दी गई है। ये योजना शुरू हुई थी 1 सितंबर 2018 को, 1 सितंबर 2018 को। और इसमें कुछ जो महत्वपूर्ण है, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक इसी के तहत बना। 2 करोड़ से ज़्यादा खाता धारक हो गए हैं। 85 लाख लाभार्थियों को 1500 करोड़ रुपए पहुंचाए गए हैं। और ये विभिन्न फैक्ट्स हैं जो कि मेंस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। योजना क्या है इसके बारे में हम देख लेते हैं। इस योजना में गांव का कोई भी व्यक्ति बैंक जैसी सुविधा सिर्फ आधार कार्ड के जरिए डाकघर से हासिल कर सकता है। योजना के तहत कोई भी व्यक्ति सिर्फ एक मैसेज भेजकर डाकियों को बुला सकता है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक 1.36 लाख से ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्र के डाकघरों में उपलब्ध है, जो इस क्षेत्र में मौजूद बैंक की शाखाओं का 2.5 गुना है। इससे 3 लाख से ज़्यादा पोस्टमैन और डाक सेवक जुड़े हैं। इस योजना में पीएम मोदी ने मोबाइल से मैसेज भेजकर सबसे पहले अपना खाता खोला था। ठीक है? तो यहाँ पर योजना यही है कि आप केवल आधार कार्ड के जरिए पोस्ट बैंक, जो पोस्ट ऑफिस है, इससे
बैंकिंग की सुविधा ले सकते हैं। और इसका फ़ायदा ये है कि जो बैंकिंग की सुविधा है वो अब गाँव-गाँव पहुँच गई, क्योंकि पोस्ट ऑफ़िस का नेटवर्क बैंक के नेटवर्क से कहीं ज़्यादा बड़ा है, ठीक है? तो एक बेहतरीन योजना है। आत्मनिर्भरता की दिशा में किसान और एमएसएमई को सौगात। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्या है, तो यहाँ पर क्या है कि किसान को क्रेडिट कार्ड, लगभग 1.2 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड जो है वितरित किए जा चुके हैं, जिसमें इतने रुपए दिए जा चुके हैं। ये मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है। एक पॉइंट जो और है वो ये है कि आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के तहत एमएसएमई को भी 18 अगस्त तक बैंकों ने 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा के ऋण मंजूर किए हैं। इनमें से 1 लाख करोड़ रुपए पहले ही वितरित किया जा चुके हैं। तो ये आप याद रखिएगा। हाँ, ये महत्वपूर्ण है। मेडिकैप, ये प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्या है मेडिकैप? तो पोर्टेबल माइक्रो स्ट्रक्चर वाला अस्पताल जो 2 घंटे में किसी भी स्थान पर बनाया जा सकता है, इसे मेडिकैप कहते हैं। और केंद्र सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन त्रिवेंद्रम स्थित श्री चित्रा तिरुनाल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान और आईआईटी मद्रास ने मिलकर इसे बनाया है। तो संस्थान के नाम जरूर याद रखिएगा, श्री चित्रा तिरुनाल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान और आईआईटी मद्रास, इन दोनों ने मिलकर बनाया है। मद्रास चेन्नई का पुराना नाम है। इसमें 4 हिस्से हैं: डॉक्टर का कक्ष, आइसोलेशन कक्ष, मेडिकल रूम और मरीजों के लिए 2 बेड आईसीयू के साथ हैं, जो किसी भी मौसम या परिस्थिति को झेलने में सक्षम है। और जो पहला अभी तक चेन्नई के चेंगलपेट में 30 और केरल के वायनाड में 12 बिस्तरों वाला मेडिकैप स्थापित हो चुका है। तो ये महत्वपूर्ण है। फिर 20 दिनों में पुल बना, 20 गांवों को बड़ी राहत। तो यहाँ पर हम देखेंगे किसने बनाया ये ब्रिज। तो ये बनाया है बीआरओ ने, बीआरओ ब्रो नहीं, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। और ये बॉर्डर, भारत के जो सीमावर्ती ज़िले हैं या सीमावर्ती इलाका है, वहाँ पर सड़कें बनाने का या जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे बनाने का काम करता है। तो ये पुल बना कहाँ? ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के जौल जीबी सेक्टर में 27 जुलाई को बादल फटने से आई बाढ़ में एक पुल जो है ध्वस्त हो गया था, तो उसको फिर से बनाया गया है। और उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में एक जगह है मुनस्यारी, ये भी जो है बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। मुनस्यारी आपसे पूछा जा सकता है, आजकल बहुत चर्चा में भी है, क्योंकि नेपाल से हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट हो रहे हैं, ठीक है। सेवन सिस्टर्स में जो पूर्वोत्तर के 7 राज्य हैं वे सभी आ जाते हैं, सिक्किम को छोड़ करके। सिक्किम को लेने पर 8 हो जाता है। तो यहाँ पर सेवन सिस्टर्स को रेलवे से जोड़ने के लिए जो है इतने पैसे दी गई, और काफ़ी हद तक ये कनेक्टिविटी हो भी चुकी है। हम ये भी देखेंगे इसमें कि कौन कौन से राज्य कनेक्ट हो गए हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो याद रखिएगा, सिक्किम को छोड़कर सभी पूर्वोत्तर राज्य रेल नेटवर्क से जुड़ चुके हैं। तो आपसे पूछ सकता है कि कौन सा पूर्वोत्तर राज्य ऐसा है जो अभी रेल नेटवर्क से नहीं जुड़ा है? उत्तर है आपका सिक्किम। सिक्किम भी दिसंबर 2022 तक जुड़ जाएगा। तो दूसरा प्रश्न ये महत्वपूर्ण बनता है कि सिक्किम रेल नेटवर्क से कब तक जुड़ जाएगा? 2022 तक। फिर असम, त्रिपुरा और अरुणाचल पहले ही रेल नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा जिरीबाम इम्फाल, भैराबी साइरंग, दीमापुर कोहिमा, तीतिलिया बर्नीहाट, सिवोक रंगपो को परियोजना के जरिए आपस में और राजधानी से जोड़ा जाएगा। तो ये जो हैं इसको याद रखिएगा, ये जो अलग अलग परियोजनाएं हैं इनको याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है परीक्षा में आपसे। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के गाँव में बिछने लगा सड़कों का जाल। ये एक अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में विकास की रफ्तार बढ़ी है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत संघ शासित जम्मू कश्मीर में 19,277 किमी लंबी और 3,261 सड़कों और 243 पुलों को मंजूरी दी गई। तो आर्टिकल 370 के कारण काफ़ी चीज़ें थी जो जम्मू कश्मीर में इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती थी। तो यहाँ पर वही कहा जा रहा है कि ये आर्टिकल हटते ही अब वहाँ पर तेज़ी से सड़कें बनने लगी हैं। अल्पसंख्यक मंत्रालय की फ्री कोचिंग सुविधा से 22 युवा सिविल सेवा में चयनित हुए। तो एक तो ये नंबर आपसे पूछ सकता है। दूसरा ये योजना कौन सी थी? तो नई उड़ान योजना थी। अल्पसंख्यक मंत्रालय की नई उड़ान योजना थी, जिसमें अल्पसंख्यकों को प्रशासनिक, मेडिकल, इंजीनियरिंग, बैंकिंग परीक्षाओं हेतु निःशुल्क कोचिंग व्यवस्था दी गई थी। आइए करें डाटा वॉरियर्स का सम्मान। ये मेंस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपको ये आर्टिकल ध्यान से पढ़ना चाहिए, खासकर जो
पीसीएस और आईएएस की मेंस दे रहे हैं उनके लिए। तो डाटा की महत्ता के अमेरिका के प्रसिद्ध सांख्यिकीविद विलियम एडवर्ड डेमिंग ने इन शब्दों में समझाया है, डाटा के बिना आप सिर्फ एक राय देने वाले व्यक्ति मात्र हैं। तो इस कहना क्या चाह रहे हैं? कहना ये चाह रहे हैं कि जब सरकार कोई योजना बनाने का विचार करती है, तो यदि उसको उसके पास पर्याप्त डाटा नहीं है, डाटा में विविधता नहीं है, तो सरकार अपनी योजनाओं को बहुत सटीक तरीके से नहीं बना पाएगी। जैसे अगर सरकार को पता ही नहीं है कि हमारे पास कितने लोग ऐसे हैं जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, तो वो गरीबी रेखा के नीचे वालों के लिए बजट ही अलॉट नहीं कर पाएगी। कैसे करेगी भाई? उसे पता ही नहीं है कि हमें कितने लोगों के लिए व्यवस्था करनी है, ना? तो इसलिए डाटा बहुत महत्वपूर्ण है। डाटा का यहाँ पर जो प्रीलिम्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो हम देख लेते हैं। तो नेशनल सैंपल सर्वे नेशनल सैंपल सर्वे एनएसएस जो है ये डाटा को इकट्ठा करने का काम करती है और इसके महानिदेशक हैं एस के साधु, मधु नहीं साधु, एस के साधु। और ये क्या समय समय पर भारत सरकार कृषि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, बाजार मूल्य, उत्पादन, महंगाई, स्वास्थ्य आदि विषयों पर सर्वे कराती है, जिसके लिए हम आंकड़े जुटाते हैं। आंकड़े जुटाए जाने के बाद इस पर काम करके रिपोर्ट तैयार होती है। ठीक है, तो इस तरह से डाटा इकट्ठा करने का काम नेशनल सैंपल सर्वे करता है, जिसके हेड हैं इसके साधु। और सही आंकड़े सही विकास डाटा वॉरियर्स करते हैं ये काम। तो डाटा वॉरियर्स ये काम करते हैं, इनको देख लीजिए, मेंस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। नंबर 1 है एसडीजी के तहत 17 लक्ष्य, 169 कार्य, 231 वैश्विक संकेतक और 302 राष्ट्रीय संकेतकों से जुड़े आंकड़े जुटाए जाते हैं। दूसरा, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सर्वे का काम जारी है, मल्टीपल इंडिकेटर पर सर्वे काम अभी चल रहा है। अर्थव्यवस्था से जुड़े आंकड़े हर तिमाही जारी होते हैं, ऐसे में डाटा इकट्ठा करने का काम जारी रहता है। तो इस पर जो है ये काम तो सतत रूप से चलता ही रहता है, बंद ही नहीं होता है। फिर पाँचवा नंबर है 23 करोड़ परिवारों तक विभिन्न सर्वेक्षण के लिए पहुंचते हैं करीबन 6 लाख से ज़्यादा डाटा वॉरियर्स। तो 6 लाख से ज़्यादा डाटा वॉरियर्स हैं इस समय। और यहाँ पर वही कोड फिर से दोहराया गया है जो मैंने आपको बताया, डाटा के बिना आप सिर्फ एक राय देने वाले व्यक्ति मात्र हैं। यहाँ पर डाटा वॉरियर की कहानी है, इससे ये हमारे काम का नहीं है। और यहाँ पर भी बताया गया है कि डाटा मतलब वॉरियर्स को कौन कौन सी समस्याएं का सामना करना पड़ता है। जैसे हम जानते हैं भारत की भौगोलिक विविधता बहुत ज़्यादा है। अब मान लीजिए जो भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में बॉर्डर इलाके हैं वहाँ लोग रहते हैं, जैसे लेह लद्दाख के दूरगामी इलाके हो गए, हिमाचल और उत्तराखंड के जो चीनी बॉर्डर पर हैं वहाँ के इलाके हो गए। तो वहाँ पर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन डेटा तो वहाँ भी जुटाया जाएगा ना भाई। तो ऐसे में डाटा वॉरियर्स को वहाँ जाने पर बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और ऐसे ही अंडमान निकोबार में जहाँ बहुत छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, वहाँ पर डेटा वॉरियर्स को अलग अलग शिप से जाना पड़ता है और काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। तो वहाँ पर यहाँ पर उसके बारे में बताया गया है। फिर स्वच्छ भारत की शपथ, तो यहाँ पर सरकार ने जो स्वच्छ भारत अभियान चलाया था उसके बारे में बात की गई है। मध्य प्रदेश का इंदौर रहा चौथी बार शहरों पर सिरमौर। और ये आइकॉनिक फ़ोटो जहाँ पर पीएम मोदी इलाहाबाद में स्वच्छता सेवा कर रहे हैं। और अगर हम देखें ये योजना कब शुरू हुई थी, तो 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री मोदी ने ये योजना शुरू की थी। और 150वीं जयंती जो कि 2 अक्टूबर 2019 थी, जो है ये कर्नाटक का ये पहला स्वच्छ शहर बना था। उसके बाद लगातार 4 बार इंदौर नंबर 1 पे है और सूरत गुजरात का 2020 में दूसरे नंबर पे है। और 2016 की पहली रैंकिंग में सूरत छठे और इंदौर 25वें नंबर पे था। और 1 से 10 लाख आबादी वाले शहरों में छत्तीसगढ़ का शहर रायपुर नंबर 1 रहा। तो ये कैटेगरी कर दिया यहाँ पे 1 से 10 लाख। इसके बारे में आगे कैटेगराइज किया हुआ पूरा डेटा है, हम उसको देखेंगे। हम यहाँ पर पहले देख लेते हैं कि कौन करवाता है। तो स्वच्छता सर्वेक्षण की जिम्मेदारी शहरी विकास मंत्रालय की ही। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा, ये डायरेक्ट पूछा जा सकता है आपसे। और कब से शुरू हुआ स्वच्छता सर्वेक्षण? तो सर्वेक्षण 2016 से, जनवरी 2016 से ये सर्वेक्षण शुरू हुआ था, यह भी याद रखिएगा।
इंदौर जिसने स्वच्छता को अपनी आदत बना लिया, तो यहाँ पर इंदौर ने क्या-क्या किया है, तो जैसे आज का कचरा आज ही खत्म, कचरा अलग-अलग मीन्स गीला कचरा, सूखा कचरा, घरेलू कचरा, रद्दी, हानिकारक कचरा, इस तरह से अलग-अलग कर दिया। और मशीनों से रात में सफाई होती है और घर के कचरे से खाद बनाई जाती है। कचरे की ढुलाई के लिए इतने वाहन रखे गए हैं, सार्वजनिक शौचालय अधिक से अधिक बनाए गए, प्लास्टिक मुक्त इंदौर किया गया और कचरे से कमाई के साधन निकाले गए। तो ये इतने स्टेप जो है इंदौर ने उठाए हैं। और यहाँ पर हम देख लेते हैं श्रेणीवार टॉप परफॉर्मर। तो नंबर 1 पर इंदौर था, नंबर 1 पे इंदौर था, नंबर 2 पे सूरत और नंबर 3 पे नवी मुंबई था। अधिकतम नागरिक भागीदारी शाहजहाँपुर में रही। सबसे साफ मेगा शहर अहमदाबाद रहा, 40 लाख के ऊपर आबादी है। मेगा शहर नागरिक भागीदारी मेगा शहर नागरिक भागीदारी ग्रेटर हैदराबाद की रही। मेगा शहर नवाचार अभ्यास ग्रेटर चेन्नई में। सबसे बड़ा सबसे साफ बड़ा शहर विजयवाड़ा 10 से 40। पर फिर कुछ आंकड़े हैं, जैसे जो पहला 2016 का स्वच्छ सर्वेक्षण हुआ था उसमें 73 शहरों में रैंकिंग की शुरुआत हुई थी। 2017 में ये 434 हुआ था। फिर 2018 में 4203, 2019 में 4237 और 2020 में 4242। ठीक है। और पहले में मैसूर टॉप पे था, बाकी सब में इंदौर टॉप पे था। अब यहाँ पर इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, तो आप अगर इन्हें देखना चाहते हैं तो देख लीजिएगा। यहाँ पर प्रीलिम्स के लिए कोई खास नहीं है, मेंस के हिसाब से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप देख लीजिएगा जो मेंस देखना चाहते हैं। अब चाय और ऑटो वाले भी ग्रीन वॉरियर बने तो प्लास्टिक मुक्त हुआ शहर। ये गुजरात की राजधानी गांधीनगर अब पूरी तरह से प्लास्टिक मुक्त हो गया है, क्योंकि वहाँ चाय और ऑटो वालों ने भी प्लास्टिक यूज़ करना बंद कर दिया। और सफाई के साथ खराब सामान ऑनलाइन बेचकर पैसा कमाना सिखाया, तो ये ग्रेटर चेन्नई में हुआ। खराब सामान को भी इन्होंने बेच दिया, क्योंकि आपके लिए हो सकता है वो काम का ना हो, दूसरों के लिए वो काम का है। फिर अफसरों की गश्ती और शर्मिंदगी से प्रसिद्धि मुहिम से साफ हुआ शहर। तो छत्तीसगढ़ के जो मित्र छत्तीसगढ़ पीसीसी तैयारी कर रहे हैं उनसे पूछा जा सकता है कि शर्मिंदगी से प्रसिद्धि मुहिम कहाँ चली, तो ये छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में चली थी। ठीक है। और पहली बार से कितना अलग था सर्वे, ये भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर सर्वे में काफ़ी चीज़ें हुई। मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ आपको। 2016 के सर्वे में डोर टू डोर कचरा प्रबंधन, कचरा परिवहन, खुले में शौच मुक्त, ठोस अपशिष्ट कचरे की प्रोसेसिंग, सार्वजनिक शौचालय, निजी शौचालय को बेंचमार्क बनाया गया था। और 2020 में सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक, सभी के लिए टॉयलेट, सूखे कचरे को प्रोसेस का निपटारा, गीले कचरे की प्रोसेसिंग, गंदे पानी के ट्रीटमेंट, टेक्नोलॉजी के माध्यम से मॉनिटरिंग, 3R यानी रिड्यूस, रिड्यूस को आधार बनाया गया। और इस बार जो है डिजिटलाइज्ड फॉर्म में सर्वे किया गया था। अब है देशव्यापी पोर्टेबिलिटी से कहीं भी राशन लेने की सुविधा। तो वन नेशन वन राशन कार्ड, ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है सरकार का, और इन राज्यों में मिल रहा है लाभ। तो आप देख सकते हैं यहाँ आंध्र प्रदेश, बिहार, दादरा और नागर हवेली, दमन दीव, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, उड़ीसा, पंजाब, सिक्किम, राजस्थान, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, नागालैंड, लक्षद्वीप और लद्दाख में ये सुविधा अब उपलब्ध है। तो आपसे पूछेगा एक्सेप्शन कि कौन उपलब्ध, किस राज्य में उपलब्ध नहीं है। ठीक है। तो 4 सरल तरीके हैं जिससे आप ये काम कर सकते हैं। कौन कौन सा है? कहीं का भी राशन कार्ड लेकर कार्यावधि के दौरान POS सक्षम राशन कार्ड की दुकान पर जाइए, अपना आधार नंबर दीजिए और फ़ोन नंबर साझा कीजिए। दुकान पर आधार आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण की प्रक्रिया को पूरा कीजिए और अब जो है आप अपना कोटा ले सकते हैं। ठीक है। ये कुछ डेट है और कौन सा मंत्रालय चलाता है ये भी देख लेते हैं। तो केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत अब राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी वाली यह योजना 1 अगस्त से देश के 26 राज्यों में चालू हो चुकी है। और शेष राज्यों में वन नेशन वन राशन कार्ड की सुविधा मार्च 2021 से पहले लागू कर दी जाएगी। तो लक्ष्य है मार्च 2021, और अभी वर्तमान में 26 राज्यों में ये चल रही है। ठीक है। अब आगे आते हैं आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत ये पूरे विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। सॉरी, ये
पूरे विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है और इसकी शुरुआत 18 से ये योजना शुरू हो गई थी। तो 23 सितंबर 2018 आयुष्मान योजना, याद रखिएगा ये डेट बहुत ही महत्वपूर्ण है। और लगभग 50 करोड़ परिवार और 10 माफ़ कीजिएगा 10 करोड़ परिवार और 50 करोड़ लोग इससे इसके कवर में आते हैं और 20 महीने के भीतर ही 1 करोड़ से ज़्यादा लोग लाभ उठा चुके हैं। एक्सेप्शन ये है कि पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और उड़ीसा ने अभी तक इसको ज्वाइन नहीं किया है, ठीक है? तो आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि आयुष्मान भारत योजना को निम्न में से किस एक राज्य ने ज्वाइन नहीं किया है? पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और उड़ीसा। ये दुनिया की सबसे बड़ी योजना है, जैसा कि मैंने आपको अभी पहले ही बताया था। और इसका जो है क्या प्रभाव पड़े, तो स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र, इतने सारे स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र खोले गए हैं यहाँ पर। ये मेंस के लिए महत्वपूर्ण है। आप जो मेंस देख रहे हैं, मेंस के लिए बैठेंगे, अपीयर हो रहे हैं, वो जो है इसको पढ़ लेंगे, उनके लिए ये महत्वपूर्ण है। और 17,000 रोजाना 17,000 हर 12वें व्यक्ति को मिल रहा है लाभ। 1 करोड़वें लाभार्थी से प्रधानमंत्री का संवाद। तो यहाँ पर अब संवाद से हमें क्या लेना देना है, हमें केवल ये देखना है कि 1 करोड़वां लाभार्थी था कौन। तो 1 करोड़वां लाभार्थी थे पूजा थापा, ये शिलांग मेघालय की रहने वाली हैं, पूजा थापा, ठीक है, याद रखिएगा। लॉन्च डेट 23 सितंबर 2018। लक्षित लाभार्थी 10.74 करोड़ या परिवार या 50 करोड़ लोग। रोजाना लगभग 17,000 लोगों को लाभ मिल रहा है। यहाँ पर इतने दाखिल मरीज हो चुके हैं अब तक, इतने हॉस्पिटल शामिल हैं, इतने करोड़ ई कार्ड बन चुके हैं, इलाज पर कुल व्यय इतना हुआ है और योजना का कुल खर्च इतना है। ये सारी चीज़ें आप या मेंस के लिए महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। और ये है ऑफिशियल साइट, आप जा करके अपना फ़ोन नंबर डालकर अपना एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं कि क्या। और रोजगार के अवसर, ये 2 प्रभाव यहाँ पर इन्होंने दिया है, आप देख लीजिएगा। यहाँ पर पीएम मोदी के बारे में कुछ बातें कही जा रही हैं और ये उनके जो सुशासन के मंत्र हैं, जैसे सरकार का एक ही धर्म है इंडिया फर्स्ट, सरकार की एक ही पवित्र पुस्तक है संविधान, सरकार की एक ही भक्ति है भारत भक्ति, सरकार की एक ही शक्ति है जनशक्ति, सरकार का एक ही संस्कार है 130 करोड़ भारतीयों की सुरक्षा व खुशहाली, और सरकार का एक ही मंत्र है सबका साथ सबका विश्वास सबका विकास। तो ये तो अब ये पीएम मोदी का, चूंकि मैंने बताया था कि ये सरकार का माउथ पीस है, तो यहाँ पर आपको पीएम मोदी के बारे में काफ़ी चीज़ें बताई जाएंगी। और अब इसमें यहाँ पर ये सारे पॉइंट्स जो हैं ये आप पढ़ सकते हैं, मुझे उतना महत्वपूर्ण लगा नहीं। अब मैं थोड़ा सा तेज़ी से नीचे आऊँगा, नीचे कुछ काम की चीज़ हैं। तो यहाँ पर एक पॉइंट ये भी है कि जनधन योजना के तहत 55% से अधिक खाता धारक महिलाएं महिलाएं हैं। तो महिलाएं 55.2% हैं। तो हाँ, एक और लक्ष्य रखा गया है कि 2028 के लॉस एंजल्स ओलंपिक में टॉप 10 में भारत होगा। तो भारत में ओलंपिक के लिए एक अलग से समिति बनाई गई है, जिसके हेड हैं किरण रिजिजू जी। और इस जो समितियां हैं, इस पर मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाया है, आप जाके वहाँ पर देख सकते हैं। तो भारत का लक्ष्य है कि 2028 का जो ओलंपिक हो लॉस एंजल्स में, उसमें भारत टॉप 10 में रहे। और जो 2024 का ओलंपिक है ये होगा पेरिस में, ठीक है। और 2020 का टोक्यो में होना है, लेकिन कोरोना खिलौना उद्योग को कंपटीशन से बाहर कर दिया है। अब सरकार इसको पुनर्जीवित करने के लिए काम कर रही है। तो इसके ये मेंस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपसे क्वेश्चन मेंस में इस पर पूछा जा सकता है। और भी यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, जैसे चाय विक्रेताओं को काढ़े का प्रशिक्षण दिया जाएगा, इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। 5 महीनों में 3 चेतावनी, ये कोरोना के बारे में सरकार बता रही है। तो हम थोड़ा सा और तेज़ी से आते हैं। हाँ, संस्कृति को सहेजने की पहल, तो भारत का इतिहास और संस्कृति गतिशील है, इसके तार मानव सभ्यता की शुरुआत तक जुड़े हुए हैं। केंद्र की मोदी सरकार भारत की हजारों वर्ष पुरानी इस धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को सहेजने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रही है। रामायण सर्किट का काम 80% पूरा हो गया है। रामायण सर्किट की शुरुआत हुई थी
जनकपुर नेपाल से ये प्रश्न पूछा भी जा चुका है कई बार प्रश्न और कुशीनगर हवाई अड्डे का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया है। तो कुशीनगर में जो है ये बौद्धों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ से को कंबोडिया, श्रीलंका, म्यांमार आदि देशों के लिए जो बौद्ध देश हैं, जापान, कंबोडिया, इन देशों के लिए जो है सीधे हवाई सेवा शुरू कर दी गई है। और कुशीनगर में एक ट्रांसजेंडर्स के लिए यूनिवर्सिटी भी बन रही है, ये भी याद रखिएगा। तो भगवान बुद्ध के 74वें स्वतंत्रता दिवस पर भगवान बुद्ध के बारे में प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से बोला था और यहाँ पर ऐसा तो कुछ खास है नहीं। हाँ, बौद्ध सर्किट के बारे में ये दिया गया है, आप बौद्ध सर्किट का मैप देख सकते हैं। तो ये सारे स्थान भगवान बुद्ध से संबंधित हैं और आपको मीन्स की आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा स्थान बौद्ध सर्किट में शामिल नहीं है, ऐसे करके आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो नई दिल्ली तो शामिल नहीं है, ठीक है, लेकिन चूंकि नई दिल्ली भारत की राजधानी है तो इसलिए नई दिल्ली से सड़क की शुरुआत होगी। नई दिल्ली से लखनऊ आएंगे, लखनऊ से भी भगवान बुद्ध का कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन फिर अगला वाराणसी, वाराणसी में आप जानते हैं सारनाथ है, जहाँ पर उन्होंने सबसे पहले उपदेश दिया था। बोध गया, जहाँ पर उन्हें बोध हुआ था, वहाँ पर जहाँ पर वो बुद्ध बने थे। राजगीर, नालंदा, पटना, वैशाली, कुशीनगर, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, लुम्बिनी और कपिलवस्तु हम जानते हैं नेपाल में है, श्रावस्ती। तो ये सारे जगह जो है भगवान बुद्ध से संबंधित है और इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो इस तरह से ये बुद्ध सर्किट बन रहा है, याद रखिएगा। और इसमें 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे भी हैं, याद रखिएगा। बुद्ध सर्किट में क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है 4 क्यों, 5 नहीं, वेट 6 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। नई दिल्ली चलिए छोड़ देते हैं, बुद्ध सर्किट चूंकि वहीं शुरू हो रहा है इसलिए नई दिल्ली को भी शामिल करना पड़ेगा। तो नई दिल्ली, लखनऊ, वाराणसी, बोधगया, पटना और कुशीनगर, ये 6 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे भी हैं इसमें। और ट्रेनें भी संचालित की जाएंगी, विशेष बौद्ध सर्किट ट्रेनें संचालित की जाएंगी, ठीक है। तो धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ये कदम उठा रही है। अब यहाँ खिलौने पर फिर से आ गए हैं, लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ वो है 60 घंटे के बरना। ये थारू आदिवासी लोगों की परंपरा है और मैं इसे पूरा पढ़ देता हूँ। बिहार के पश्चिमी चंपारण में सदियों से थारू आदिवासी समाज के लोग 60 घंटे के बरना का पालन करते हैं। इस दौरान ना कोई गांव में आता है, ना ही कोई अपने घरों से बाहर निकलता है। वे लोग मानते हैं कि अगर वो बाहर निकले तो कोई बाहर से आया तो नए पेड़ पौधों को नुकसान हो आया था, ठीक। इसके अलावा 2 कुत्तों की बात की है उन्होंने, सोफी और विदा। ये भारतीय सेना के कुत्ते हैं, श्वान है। श्वान संस्कृत शब्द है कुत्ते के लिए और इन्हें सेना में सम्मानित किया गया और अब इन्हें रिटायरमेंट दे दिया गया है, ठीक। तो सोफी और विदा आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि कौन है, ठीक है। इसके अलावा तो इस वीडियो में और कुछ नहीं है। तो वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरी ये पहल अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं इसके अगले संस्करण और जो पीछे संस्करण आ चुके हैं उन पर भी वीडियो बनाऊं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ से कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। धन्यवाद।